मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक अनजान रिश्ता। अम्मा बाबूजी, आप मेरे घर चलो ना। आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर बड़ी दावत है। आपको मैं केक खिलाऊंगी। एक छोटी सी प्रिया नाम की लड़की हाथ में गुड़िया लिए उस बूढ़ी अम्मा के पास आकर बोली, जो कि रोज उनके पास खेलने आती थी। उस अम्मा जी को भी उसमें अपनी पोती दिखाई देती, इसलिए वो भी उसके साथ मुस्कुराकर अपना समय बिता लेती। वरना वो दोनों बुजुर्ग दंपति कितने दुखी थे, ये कोई जानता था। वो दोनों कहाँ से आए थे और कहाँ रहते थे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर था कि वो दोनों बुजुर्ग दंपति रोज सुबह उसी गली के नुक्कड़ पर आकर बैठ जाते, जहाँ से गुजरता हुआ हर कोई उन्हें देखता और पहचानता था। लेकिन जानता कोई नहीं था। अगर कोई कुछ दे जाता तो खा लेते, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते। खाने के लिए वो दूसरे पर भरोसे थे, क्योंकि उनका अपना तो कोई दिखाई नहीं दिया। कभी किसी के यहाँ कुछ आयोजन होता तो उन्हें भी बुला लेते और उन्हें खाना खिला देते। दोनों देखने में कुछ दुखी लगते थे, मगर कोई उनके दुख के बारे में नहीं जानता। आज प्रिया का जन्मदिन था, जो कि पास के मोहल्ले में रहती थी और अम्मा बाबूजी को देखकर रोज उनके साथ खेलने के लिए आ जाती। आज उसका जन्मदिन था तो अपने घर पर दावत बुलाने के लिए आई थी। बाबूजी ने तो मना कर दिया, इसलिए अम्मा जी की उंगली पकड़कर खींचते हुए उन्हें अपने घर ले जाने लगी। तो अम्मा जी ने अपने बूढ़े पति से कहा, मैं अभी आती हूँ, हो सकेगा तो आपके लिए भी खाना ले आऊँगा। वो बेचारे वहीं बैठे रहे। हाँ में सिर हिला दिया और अम्मा जी प्रिया के साथ उसके घर चली गई। वहां जाकर देखा तो प्रिया जी के जन्मदिन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। अम्मा जी थोड़ी देर के लिए सकपका गईं। उन्हें अजीब लगा। वो कभी अपने कपड़े देख रही थी तो कभी इतनी महंगी साज सजावट। वो ये सब देखकर वहीं से लौट जाना चाहती थी, मगर प्रिया उनको खींचते हुए अंदर ले जा रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बढ़िया खाने की खुशबू आई तो उनकी आंखें चमक गईं, क्योंकि दोनों सुबह से भूखे थे और आज उन्हें कोई खाना देकर भी नहीं गया। वो अंदर जाकर डरी सहमी सी एक कोने में बैठ गई। उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें इस हालत में देखकर यहाँ से अपमानित करके भगा न दे। प्रिया उन्हें कहकर गई थी कि मैं माँ को बुला कर लाती हूँ, लेकिन अम्मा जी को वहाँ बैठे करीब 1 घंटा हो गया, पर अभी तक वहाँ कोई आया नहीं। उधर प्रिया अपनी माँ नीलम के आगे पीछे घूम रही थी और कह रही थी कि मम्मी, मैं अम्मा जी को बुला कर लाई हूँ, चलो ना उनके पास। तो उसकी माँ नीलम ने कहा, बेटा इतने सारे काम हैं, तुम उनको अभी लेकर आई हो, अभी तो दावत शुरू होने में भी वक्त है। लेकिन प्रिया तो जिद पर अड़ी थी, इसलिए नीलम जी को जाना ही पड़ा। अम्मा जी को देखते ही कहा, अरे अम्मा, ये तो बच्ची है, इसको तो समझ नहीं, लेकिन आपको तो समझ है ना। आपको अभी नहीं आना चाहिए था, खाना तो मैं आपके पास वहीं भिजवा देती। नीलम की बात सुनकर अम्मा जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो वहां से उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर वहां से चल दी। तभी नीलम ने पीछे से आवाज देकर कहा, अम्मा लो, ये लेती जाओ। नीलम उन्हें एक थैली में कुछ बिस्किट डालकर देने चली आई, लेकिन अम्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं। कहते हुए वो आगे बढ़ गई, क्योंकि उनके दिल को बहुत ठेस लगी थी, जिससे वो वहां रुक नहीं पाई। तभी नीलम पीछे से दौड़कर सामने आई और माफी मांगकर कहने लगी, अम्मा जी माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया। तो अम्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम पहली नहीं हो, बहुत लोग ऐसा कैसे कर चुके हैं। वहां नुक्कड़ पर तुम्हारे बाबूजी बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ देर का ही कहकर आई थी। वो मेरे बिना जल्दी ही घबरा जाते हैं। तो नीलम ने उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर अंदर चली गई। लगभग 2 घंटे बाद कार्यक्रम खत्म हुआ तो प्रिया ने कहा, मम्मी मुझे अम्मा जी को केक लेकर जाने दो। तो नीलम को याद आया, अरे अम्मा जी को अभी तक खाना ही नहीं दिया।
उसने जल्दी से पैकेट में खाना दिया और प्रिया के साथ वहां नुक्कड़ पर लेकर पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर देखा तो अम्मा बाबूजी वहां मौजूद नहीं थे। तो नीलम हैरानी से इधर उधर देखने लगी। अरे रोज यहीं तो रहते थे, आज कहाँ चले गए? उसने इधर उधर देख कर कहा। उसकी बेटिया प्रिया बोली, मम्मी सुबह भी अम्मा बाबूजी यहीं बैठे थे। नीलम उन्हें हाथ में खाना लिए ढूंढती रही और लोगों से पूछती रही कि किसी ने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा होगा। अब नीलम को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सोचने लगी कि कहीं मेरी बात उन्हें बुरी तो नहीं लग गई और वो ये जगह ही छोड़कर चले गए। वो अपने आप को बैठी कोसने लगी। तभी किसी ने आकर बताया कि दोपहर में सामने वाले घर में खाने के बदले अपने गार्डन में झाड़ू लगवाने के लिए लिया था। ये सुनकर नीलम को धक्का सा लगा। उसने सोचा कि ये तो गलत है, क्या फ्री में एक वक्त का खाना नहीं दे सकते? अरे उनकी हालत ही इतनी कमजोर है। सोचते हुए नीलम वहीं जा पहुंची और उनके घर में झांकने लगी तो सामने ही उसे अम्मा जी नजर आ गई। तो उसने उनको बाहर से आवाज दी, अम्मा जी यहाँ आइए। तो अम्मा जी ने गेट के पास आकर देखा और प्रिया को देखकर बोली, अरे बेटिया यहाँ क्या कर रही हो? तो प्रिया ने कहा, अम्मा केक लेकर आई हूँ आपके लिए। तभी नीलम ने कहा, अम्मा जी आपको मैं वहाँ नुक्कड़ पर ढूंढ रही थी तो किसी ने यहाँ का पता बता दिया। आपके और बाबूजी के लिए देखिए ये खाना लेकर आई हूँ। तो अम्मा जी ने कहा, बेटा खाना तो हमने खा लिया। ये सुनकर नीलम ने सिर झुका ली। तो उसे ऐसे देखकर अम्मा जी ने कहा, अच्छा लाओ दे दो बेटा, अब रात को किसी इनका इंतजार नहीं रहेगा। तो नीलम खुश हो गई और झट से खाने की थाली आगे बढ़ा दी। अम्मा जी ने जैसे ही एक नजर थाली की ओर डाली तो उसमें रखी खीर देखकर बोल पड़ी, अरे ये खीर तो तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद है, रुको मैं उन्हें देकर आती हूँ। कहकर अम्मा जी लंगड़ाकर चलते हुए एक तरफ जमीन पर बैठकर बाबूजी के पास गईं और उन्हें बड़े प्यार से खीर खिलाने लगी। उनका प्रेम देखकर नीलम सोचने लगी, इस उम्र में इतना निश्चल प्रेम करना कितना मुश्किल है। अपना शरीर इतना कमजोर होते हुए भी अम्मा जी अपने पति को कितने प्रेम से खिला रही हैं। नीलम वहीं बैठकर उनके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अम्मा जी आई तो नीलम ने कहा, अम्मा अब रात को आप कहाँ रहोगे? तो अम्मा जी ने कहा, बेटिया वहीं जहाँ रोज रहते हैं, आसमान के नीचे। और कहा। ये सुन नीलम के चेहरे पर हैरानी के भाव उतर आए। उसने आसमान की तरफ देखा। जोर के बादल घिर आए थे। उसने कहा, अम्मा जी मैं जानती हूँ कि आज मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, लेकिन अब बारिश होने वाली है। अब आप मेरे साथ चलिए, हमारे घर में बहुत से कमरे हैं। तो अम्मा जी ने चलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तभी प्रिया ने रोते हुए कहा, अम्मा चलो ना, यहाँ भीग जाओगी, बाबूजी को भी ले चलो। उसके आंसू देखकर अम्मा जी से रहा नहीं गया और अपने पति को साथ लेकर नीलम के घर की ओर निकल पड़े। प्रिया खुशी से उछलते हुए अम्मा जी का हाथ पकड़कर चल रही थी, तो इधर बाबूजी अम्मा जी के कंधे का सहारा लिए चल रहे थे। नीलम ने बाबूजी को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी ने अम्मा जी के कंधे पर हाथ हटाया ही नहीं। शायद उन्हें अम्मा जी के सहारे पर ज्यादा भरोसा था। घर पहुंचे तो नीलम के पति दिनेश ने कहा, अरे नीलम कहाँ चली गई थी? कितना काम पड़ा है, घर की क्या हालत हो रखी है? तो नीलम ने कहा, अरे सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये अम्मा बाबूजी बाहर नुक्कड़ पर रहते हैं, खुले में रहेंगे तो भीग जाते। बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। तो दिनेश ने कहा, चलो अच्छा किया। तो नीलम अम्मा और बाबूजी को अंदर कमरे में ले गई और आराम से उन्हें चारपाई पर बिठा दिया। रात को नीलम जैसे ही उनके लिए दूध लेकर आई तो अम्मा बाबूजी की आंखें भर आईं, क्योंकि बहुत सालों से उन्होंने दूध नहीं पिया था। दूध पीने के बाद नीलम वहीं उनके पास बैठ गई और बोली, अम्मा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ।
बाबूजी के लिए आपका प्रेम आज भी कितना मिसाल है। जहाँ लोग जवानी में ही अपने आप को छोड़ देते हैं, वहाँ आप बुढ़ापे में भी बाबूजी को कितना साथ दे रही हैं। तो अम्मा जी ने हंसकर कहा, अरे तुम आजकल के लोग ही प्रेम विवाह थोड़ी करते हो, हमने भी प्रेम विवाह किया था। ये सुनकर नीलम हैरानी से अम्मा जी की तरफ देखने लगी। तो अम्मा जी ने कहा, हैरान न हो बहू, मेरा नाम रुक्मणी है और तुम्हारे बाबूजी का नाम हवा सिंह है। आज पहली बार किसी ने उनके बारे में जानना चाहा तो अम्मा जी ने अपने आप को रोक न सकी और बह गईं अपनी पुरानी भावनाओं में। बेटा, पढ़ाई में मैं भी बहुत होशियार थी। अरे हाँ, इस पढ़ाई के कारण ही तो तुम्हारे बाबूजी मिले थे। ये सुन नीलम हैरानी से हंसकर बोली, क्या अम्मा जी पढ़ाई के कारण? क्या आप पढ़ी लिखी हैं? तो अम्मा जी ने कहा, हाँ हाँ, पढ़ाई के कारण ही तुम्हारे बाबूजी हमको मिले थे। क्योंकि तुम्हारे बाबूजी और मैं दोनों ही एक क्लास में पढ़ते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमारा पता न चला। मेरे पिताजी को पता चला तो उनके गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गुस्से से कहा, हवा सिंह ही मिला तुझे, उससे हमारा कोई मेल नहीं। हमारे घर की बेटियां बड़े घरों में और अच्छे खानदान में ब्याह के जाती हैं, और हवा सिंह को देखा है जबकि पिताजी ने उनका कॉलेज जाना बंद कर दिया था। दोनों ही शादी करना चाहते थे, मगर सब उनके खिलाफ थे। पर रुक्मणी जी अपनी जिद पर अड़ी रहीं कि शादी करेंगी तो सिर्फ हवा सिंह से ही करेंगी। लेकिन पिताजी ने कहा, रुक्मणी, ऐसा नहीं होगा। तुम चाहे जो कर लो, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है और कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। खबरदार दो तूने कोई भी तमाशा किया। रुक्मणी जी इस बात से परेशान हो गई और रात को ही हवा सिंह को चुपके से मिलने पर बुला लिया। हवा सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो रुक्मणी जी ने भी यही कहा और दोनों घर से भागने का निर्णय ले लिया। और अगले दिन दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। पिताजी को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने कह दिया कि अब रुक्मणी इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। वो आज से हमारे लिए मर गई। उधर हवा सिंह के घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो दोनों अपने गांव से ही कहीं दूर चले गए। हवा सिंह पढ़ा लिखा था, तो शहर में जाते ही उसकी कंपनी में मैनेजर की नौकरी लग गई और रुक्मणी जी भी एक टीचर के तौर पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। अब उनकी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। 2 साल बाद उनके घर में एक नन्ही सी बिटिया ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने महक रखा। महक के पालन पोषण में दोनों इतने व्यस्त हो गए कि कब वो बड़ी हुई पता ही ना चला। जैसे जैसे महक बड़ी होने लगी, रुक्मणी जी उसके लिए सोने के गहने बनवाने लगी ताकि विवाह के वक्त कोई परेशानी न हो सके। मगर हवा सिंह ने सारा ध्यान उसकी पढ़ाई पर रखा। इस छोटे से परिवार में महक ने आकर खुशियां भर दी। लेकिन एक दिन रात हो गई पर हवा सिंह जी घर नहीं आए, जबकि महक का जन्मदिन था और बाहर खाना खाने जाने का कार्यक्रम एक दिन पहले ही बना चुके थे। जब देर रात तक हवा सिंह नहीं आए तो रुक्मणी जी परेशान होकर बाहर जाकर खड़ी हो गई और रास्ता निहारने लगी। उन्होंने हवा सिंह जी के दोस्त को भी फोन करके पूछा, लेकिन उसने कहा कि वो तो शाम को ही ऑफिस से घर के लिए निकल गए थे, अभी तक घर कैसे नहीं पहुंचे। ये सुन रुक्मणी जी और भी ज्यादा परेशान हो गई और रात के 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तो उन्होंने दिलासा देकर कहा कि देखिए, अभी कल तक इंतजार करना पड़ेगा। 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। वापस आ गए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उनको ढूंढने की हर संभव कोशिश करेगी। दूसरे दिन पुलिस वालों ने रुक्मणी जी को फोन करके कहा कि हवा सिंह का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में है। रुक्मणी जी बदहवसी बेटी को साथ लेकर अस्पताल पहुंच गई। पहुंचते ही किसी ने कहा, आप उनकी पत्नी है ना? पहचान कर हवा सिंह जी की बॉडी लेकर चाहिए। इतना सुनते ही रुक्मणी जी को तो होश ही नहीं रहा और वो वहीं चक्कर खा कर गिर गई। महक भी बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी,
इसलिए उसने अपने पापा के दोस्त बनवारी को फ़ोन लगा दिया। बनवारी अपनी पत्नी शांति के साथ आया तो पहचानने पर पता चला कि वो हवा सिंह नहीं। जैसे ही रुक्मणी जी होश में आई तो वो उन्हें लेकर घर आ गई, मगर हवा सिंह जी की कहीं अता पता नहीं था। रुक्मणी जी रोती तड़पती हवा सिंह जी को इधर उधर ढूंढती रही। अब जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। राह ताकते ताकते आंखें थक गईं, क्योंकि 1 साल होने को आया था। पुलिस ने सारे हॉस्पिटल छान मारे, लेकिन वो कहीं पता न चला। और रुक्मणी जी हवा सिंह जी के बिना उनकी फिक्र में बीमार हो रही थी। महक की पढ़ाई भी ज्यादा नहीं हो पाई, फिर भी रुक्मणी जी ने जैसे तैसे उसकी 12वीं करा दी। 3 साल हो गए थे हवा सिंह को गायब हुए, पर रुक्मणी जी हर पल उनका रास्ता देखती, उनके आने की इंतजार। कब एक छोटी सी नौकरी करने लगी थी। वो एक डॉक्टर के यहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती। माँ, मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बेटी, प्यार एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से निभाया जाता है। क्या वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? रुक्मणी जी ने कहा तो महक बोली, हाँ माँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। रुक्मणी जी ने सोचा कि उसने खुद अपनी पसंद से शादी की थी तो बेटी को कैसे रोकती। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, एक बार मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं आपको मिलवा दूंगी। अगले ही दिन महक उस लड़के को लेकर आ गई। वो भी एक अस्पताल के मैनेजमेंट में काम करता था। रुक्मणी जी को लड़का पसंद आ गया और उन्होंने उसके घर वालों से मिलकर हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद ही, ज्यादा धूमधाम से तो नहीं, लेकिन जो भी पैसा और जेवर उन्होंने महक के लिए जमा कर रखे थे, उससे साधारण सी शादी संपन्न हो गई। बेटी की शादी के बाद रुक्मणी जी बहुत बीमार रहने लगी। अकेले अपने लिए खाना तक नहीं बना पाती थी। तो एक दिन महक ने अपने पति शिवम से कहा, शिवम, क्या मैं अपनी बीमार माँ को अपने घर रख सकती हूँ? मेरे पास बस एक माँ ही तो बची है, कहीं उनको भी खो न बैठूं। कहते हुए महक की आंखें भर आईं तो शिवम भी उससे मना नहीं कर पाया और हामी भर दी। अगले ही दिन महक रुक्मणी जी को अपने साथ ले आई। अब वो दिन रात माँ की सेवा करने लगी, तो माँ भी थोड़ी ठीक होने लगी थी। लेकिन महक की सास को कुछ समय बाद रुक्मणी जी का वहाँ खलने लगा, तो शिवम से कहने लगी, शिवम, ये बुढ़िया जीवन भर यहीं रहेगी क्या? तो शिवम ने कहा, माँ, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन महक की खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली, देखो शिवम, अगर इसको यहाँ रखना है तो इसके पास जो सोने के जेवर हैं वो किसी तरह से निकलवा लो, उससे हम बड़ा सा घर बनवा लेंगे। इसके पास सोने के भारी जेवर देख रहे हैं। तो शिवम ने भी हामी भर दी और जाकर महक से बोला, महक, माँ इतना सोना अपने पास रखकर कैसे चैन से रहती हैं? अरे, कल को कहीं चोरी हो गया तो इल्जाम भी हमारे सर माथे आएगा, इसलिए तुम उनको अपने पास सुरक्षित रख लो। तो महक को भी ये बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है शिवम, मैं कल ही माँ से वो गहने लेकर अपने पास रख लूंगी। उसे क्या पता था कि ये इन दोनों माँ बेटी की चालबाज है। अगले ही दिन उसने माँ को समझाकर गहने अपने पास रख लिए। लेकिन 6 महीने भी नहीं हुए थे कि पूरे गहने एक साथ चोरी हो गए। ये देख महक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए माँ को बताया तो रुक्मणी जी ने कहा, बेटा, मेरे पास तो तुम्हारे पिताजी की वही एक आखिरी निशानी थी। तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए कितने प्यार से मेहनत करके बनवाए थे। अब जब वो मिलेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैं उनकी निशानी संभाल कर नहीं रख सकी। तभी शिवम ने कहा, माँ, आपके गहने तो केवल महक को ही मालूम थे, हमें तो उसका पता ही नहीं था कहाँ रखे हैं। ये सुनकर महक रोने लगी और बोली, माँ, मैं मेहनत करके आपके गहने और बनवा दूंगी। तो रुक्मणी जी ने रोते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, अब क्या कर सकते हैं। रुक्मणी जी ने उसको बोल तो दिया था, लेकिन खुद अंदर ही अंदर टूट गई, जैसे उनका सब कुछ छिन गया। उनका मंगलसूत्र तक चोरी हो गया था। वो दिन रात रोती रहती और फिर से बीमार पड़ गई।
एक दिन रुक्मणी जी ने सुना कि महक की सास उसको ताने देकर कह रही थी कि तेरी माँ कब तक यहाँ मुफ्त की रोटी खाएगी, इसको घर से बाहर निकाल दो। इधर रुक्मणी जी ने उनकी ये सारी बातें सुनी थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी चुपचाप खड़ी सास के ताने सुन रही थी, जो रुक्मणी जी को गवारा न हुआ। मेरे आने से पहले बेटी आराम से रहती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो आज ही ये घर छोड़कर चली जाएंगी। कुछ देर बाद रुक्मणी जी बिना बताए घर से चली गई। महक रोते हुए उन्हें हर तरफ ढूंढती रही, लेकिन वो उसे कहीं न मिली। अब रुक्मणी जी थोड़े थोड़े दिन कभी किसी अस्पताल में, तो कभी मंदिर में, किसी स्टेशन पर ठहर जाती, ताकि उन्हें उनके पति मिल जाएं। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, और वो था अपने पति को ढूंढने। लेकिन जिस बेटी को सुख में रहते देख जानकर छोड़ आई थी, उसके जीवन में अब दुख के बादल घिर आए। महक को उसके पति ने तंग करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। एक तरफ उसके पिता का पहले ही चले गए, और अब माँ भी नहीं मिल रही। उसका साथ दुख बांटने वाला कोई नहीं था। इधर शिवम और उसकी माँ उससे परेशान करते, वो अलग। एक दिन उसने गुस्से में महक से कहा, शुक्र करो कि मैंने तुम पर दया खाकर तुमसे शादी की। महक को गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाई, शिवम तुम जुबान संभाल कर बात करो। मेरी माँ विधवा नहीं है, मेरे पापा कहीं भी होंगे मगर जिंदा होंगे। बोलकर महक फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, चिल्लाओ मत, तुम्हारा बाप अगर चला गया तो इस घर में हंगामा क्यों कर रहा है? तुम्हारी माँ का हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। अच्छा हुआ जो चली गई। महक बेबसी सी खड़ी रह गई। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब महक की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक वो माँ नहीं बन पाई, जिसके चलते सास उसे हमेशा जली कटी सुनाती। उसने शिवम से बहुत कहा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हैं, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, और एक दिन उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाप बेटी और माँ तीनों ही बेघर हो चुके थे, और तीनों को ही नहीं पता था कि कौन किधर है। महक कहाँ गई, उसका भी किसी को पता नहीं। उधर रुक्मणी जी 2 साल तक भटकती रहीं, लेकिन उनके पति को ढूंढने में नाकाम रहीं। एक दिन सोचने लगी कि अपनी बेटी से ही मिल लेती हूँ। फटेहाल रुक्मणी जी अपनी बेटी महक के घर पहुंची, तो दूर से ही देखकर हैरान रह गई। घर को तोड़ फोड़कर नए सिरे से बनाया गया। सास के नाम की नेम प्लेट लगी। रुक्मणी जी खुश हो गई कि कम से कम उनकी बेटी तो इतने आलीशान घर में रहती है, और महक को बुलाने को कहा। मगर कुछ देर बाद ही महक की सास को बाहर आता देख रुक्मणी जी सहम गई। तू इधर क्यों आई है? चल निकल यहाँ से। ये सुन रुक्मणी जी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बहन जी पहचाना नहीं मुझे, मैं महक की माँ, मुझे उससे मिलना है, बहुत दिन हो गए। कौन महक? यहाँ कोई महक नहीं रहती, निकल यहाँ से। इतना कहकर अंदर जाते हुए गार्ड से बोली, भिखारियों को क्यों आने देते हो? तुम्हें नौकरी प्यारी नहीं है क्या? तो गार्ड ने घबराकर रुक्मणी जी को भगाना शुरू कर दिया। रुक्मणी जी ने आगे जाकर एक औरत से पूछा, तो उसने बताया कि ये तो अचानक से पता नहीं कैसे अमीर हो गए, न जाने कहाँ से इतना पैसा आ गया। अपनी बहू को भी इन्होंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हुए। ये सुनकर रुक्मणी जी को अब सारा माजरा समझ आ गया। उन्हें यकीन हो गया था कि गहने पक्का इन्होंने ही चुराए हैं, और फिर मेरी बेटी को घर से बाहर निकालकर गहने बेचकर ये आलीशान घर बना लिया। लेकिन अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं? मन में बेटी के लिए दुखी होती। रुक्मणी जी फिर से गली गली भटकने लगी। उनके आंसू बेटी के दुख में रुक नहीं रहे थे। वो शिवम से मिलना चाहती थी, मगर जब माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो दामाद भी कहाँ पहचानेगा। ये सोचते हुए वो इधर उधर भटकती हुई गुरुद्वारे के सामने पहुंच गई, और वहीं बैठकर मन से पुकारने लगी, हे प्रभु कुछ तो करो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
जो पहले पति को दूर किया और फिर बेटी को। भगवान कुछ करो। तभी कुछ देर बाद ही गुरुद्वारे में से एक औरत बाहर आई और बोली, आप काफी दुखी लगती हैं, क्या हुआ है? तो रुक्मणी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। उन्होंने दुखी होते हुए कहा, उसे सब बताया। दरअसल वो एक एनजीओ की मालकिन थी, जो कि वहां दान करने आई थी। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ हमारे एनजीओ चलिए और वहीं पर रहिए। इस हाल में बाहर रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, और हम कोशिश करेंगे कि आपके पति और बेटी को ढूंढकर आपसे मिला पाएं। समाज सेवा ही तो हमारा काम है। और वो उनके साथ चली गई। एनजीओ ने उनके पति की सारी इंफॉर्मेशन ली और उनकी फोटो लेकर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। लेकिन 6 महीने बीत गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक बार एनजीओ की तरफ से बाहर घूमने का कार्यक्रम बना। रुक्मणी जी को ना चाहते हुए भी सभी के साथ जाना पड़ा। सब लोग पहाड़ी पर बसे एक गांव में गए। वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखकर रुक्मणी जी के दिल को भी कुछ ठंडक पहुंची। जिस जगह वो लोग रुके थे, उसके सामने एक अस्पताल भी था। वहां रुक्मणी जी ने देखा कि उस अस्पताल में एक आदमी व्हीलचेयर पर एक बुजुर्ग को लेकर जा रहा है। बड़ी हुई दाढ़ी में भी वो रुक्मणी जी को कुछ पहचाना सा लगा, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे उसकी तरफ चली गई। पास जाकर उस व्यक्ति को रोका और झुककर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को ध्यान से देखने लगी और फिर कांपते होठों से बोली, हवा सिंह। तो व्हीलचेयर पर बैठे उस व्यक्ति ने ऊपर नजर उठाकर देखा और उन्हें देखते ही रो पड़ा। रुक्मणी अपना नाम सुनते ही रुक्मणी जी तुरंत अपने घुटनों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, कहाँ थे आप? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। हर गली चौराहे, अस्पताल और स्टेशन पर बस आपको पागलों की तरह ढूंढती रही। कितना रोई हूँ मैं आपके लिए। आपके बिना एक एक दिन कैसे बीता है, ये मैं ही जानती हूँ। साथ खड़े व्यक्ति ने कहा, आप इनकी कौन है? तो रुक्मणी जी ने कहा, मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन ये यहाँ कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी, ये तो दूसरे शहर में थे जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ। तब मैं उस शहर में नौकरी करता था। उन्हें दिमाग में चोट लगी थी और डॉक्टर इन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर रहे थे, तो इनकी देखभाल भी मुझे ही करनी थी। मैंने इन्हें ले जाकर दूसरे अस्पताल में दिखाया। ये ठीक तो हो गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई। इन्हें कुछ याद भी नहीं। अब पिछले 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन गांव का नाम नहीं पता, और फिर इनका इलाज अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने इनको यहीं रख लिया और अब ये मेरे घर में रहते हैं। तो रुक्मणी जी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मेरे पति की बहुत देखभाल की। तभी हवा सिंह जी ने कहा, रुक्मणी, मुझे सब याद आ गया। हमारी महक कहाँ है? मुझे पता है तुमने उसका बहुत ख्याल रखा होगा। तो रुक्मणी जी ने कहा, सब बताती हूँ। वैसे तो ठीक है, अपने ससुराल में है, शादी हो गई। आप पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर आपको बेटी से भी मिलवा दूंगी। 2 महीने तक तो रुक्मणी जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महक की सारी बातें बता दी। तो हवा सिंह जी ने कहा, चलो रुक्मणी, हम यहाँ आराम से कैसे बैठ सकते हैं? पता नहीं हमारी महक किस हाल में होगी। चलो उसको ढूंढते हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसके बाद दोनों उस लड़के से अनुमति लेकर गांव से शहर आ गए और सीधे अपनी बेटी के ससुराल गए, जहाँ शिवम उन्हें सामने ही नजर आ गया। शिवम को देखते ही उन्होंने कहा, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कहाँ गई। तो शिवम ने चिल्लाकर कहा, उस बांझ के लिए हमारे घर में जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ गई। शायद भीख मांग रही होगी, कहीं जाकर ढूंढ लो, कहकर वो गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चला गया। तो दोनों बुजुर्ग दंपति आंखों में आंसू लिए वहां से वापस चल दिए। तभी पीछे से गार्ड ने आकर कहा,
माँ जी, आपकी बेटी अमरपुरा गांव में है। वो शायद वहाँ मिल सकती है, क्योंकि वो आपको याद करते हुए और गांव का नाम लेते हुए जा रही थी। दरअसल ये गांव रुक्मणी जी के पिता का था। ये सुनकर वो चौंक गई। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने माता पिता की खुद अकेली संतान थी, और पिताजी ने अपना सब कुछ अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। ये सब सोचते हुए रुक्मणी जी अपने पति हवा सिंह जी को लेकर अपने गांव को देखकर रुक्मणी जी की आंखें भर आईं। लेकिन इतने सालों में गांव भी काफी बदल गया था। आलीशान मकानों की अब गांव में गिनती नहीं थी। कच्चे पक्के मकान देखने को न मिले। हवा सिंह जी भी गांव में वापस आकर खुश थे, लेकिन उन्हें भी किसी ने नहीं पहचाना। कुछ दिन तक इधर उधर घूमकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन पूरे गांव में देखने के बाद वो रोज एक नुक्कड़ पर बैठने लगे। अब तो गांव में नए लोग दिखाई देते, इसलिए रुक्मणी जी बेझिझक वहीं बैठी रहती। यहाँ तक कि कहानी सुनाकर रुक्मणी जी चुप हो गई और अपने आंसू पोंछने लगी। तभी नीलम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी, मतलब ये तुम्हारा ही गांव है और तुम अपने ही गांव में दर दर भटक रही हो। तो अम्मा जी ने हाँ में सिर हिलाया। अम्मा जी, हम आपकी बेटी को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे, नीलम ने कहा तो रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी। नीलम के पति दिनेश दरअसल पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर थे। नीलम ने जाकर अपने पति को सारी बात बताई तो उन्हें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अम्मा से उनकी बेटी की फोटो ला कर दो, हम उन्हें तलाश करेंगे। नीलम ने अगले दिन ही अम्मा जी से बेटी का फोटो मांगा तो रुक्मणी जी ने महक की फोटो दे दी। उसने फोटो ले जाकर जैसे ही अपने पति दिनेश को दिखाई तो वो भौचक्के रह गईं। उन्होंने फोटो देखते ही कहा, क्या यही लड़की अम्मा जी की बेटी है? अरे ये तो कुछ दिन पहले ही ट्रेनिंग में दिखाई दी थी। महिला पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी। एक दिन के परीक्षण के लिए मुझे भी टीम के साथ जाना था। मेरी ड्यूटी थी वहाँ। इसने तो जबरदस्त ट्रेनिंग की थी। सब देखकर हैरान थे। मैं तो भूल ही जाता, लेकिन इसने कहा था कि ये गलत लोगों को सबक सिखाने और माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की नौकरी करना चाहती है। ऐसे अलग तरह के जवाब हर कोई कैंडिडेट नहीं देते। मैं इसका पता कल ही निकलवाता हूँ। ये सुनकर तो नीलम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अम्मा जी को ये बात बताई और पति के जवाब आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद ही शाम के नीलम अम्मा और बाबूजी को चाय देने उनके कमरे में गई। तभी बाहर से आवाज आई, नीलम जल्दी से बाहर आओ, अम्मा और बाबूजी को भी ले आओ। तो सब लोग जल्दी से बाहर आ गए। सामने देखा तो दिनेश सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हुआ है? तभी नीलम ने कहा, अरे क्या हुआ, कुछ बताएंगे या नहीं, या हंसते ही रहेंगे? तो दिनेश ने दरवाजे के बाहर झांक कर कुछ इशारा किया तो एक परछाई दिखाई दी। अंदर आते ही अपनी बेटी महक को सामने देखकर रुक्मणी जी और हवा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गए। इतने सालों बाद आज वो अपने माता पिता से मिली थी। नीलम और दिनेश की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। महक ने उनसे सब कुछ पूछा और बोली, माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बेटी आपके साथ है। बस मेरी ट्रेनिंग पूरी होना जाने दीजिए, फिर अपने ससुराल वालों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। 1 साल बाद महक इस शहर की डीएसपी बन गई और सीधे अपने ससुराल गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच गई। उसको डीएसपी के रूप में देखकर उसकी सास के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवम की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। गहनी को चोरी किया, बिना तलाक दिए दूसरी शादी की और पहली बीवी को मारपीट कर घर से निकालने के आरोप में वो सब पकड़ कर ले गई। वहां पहुंचे तो सामने रुक्मणी जी और हवा सिंह जी को देखकर दोनों मुंह के खुले रह गए। महक ने सबको सजा दिलवा कर दम लिया। इसके बाद सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनकी जिंदगी में अब खुशी वापस आ गई थी।
नीलम की बेटी प्रिया भी अम्मा अम्मा करती हुई हर हफ्ते अपने माता पिता के साथ अम्मा बाबूजी से मिलने आती। उनका भी नीलम और दिनेश से अब पूरी अपनी संतान जैसा रिश्ता बन चुका था। आज पूरा परिवार फिर से एक था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।